हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग रेट लॉ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए हमारे साथ फटाफट कॉपी और कलम निकाल लीजिए, रेट लॉ के बारे में देखते हैं। और उससे पहले हमारे आप इस चैनल को MK मिश्रा केमिस्ट्री क्लास फटाफट आप सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक से शेयर करना है। जितना ज़्यादा आप इसे शेयर करोगे हमारा ये लेक्चर अधिकांशतः मैक्सिमम बच्चों के पास पहुंच सकेगी। और जो बच्चे आप क्लास से वंचित हैं, जिन्हें नहीं मिल रहा है ना, आप वो हमारे इस लेक्चर को पढ़ सकेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट, अधिक से अधिक हमारे इस लेक्चर, हमारे इस वीडियोज को आप क्या करो, अधिक से अधिक शेयर करो, ठीक है। तो चलते हैं, चलिए आइए फटाफट कॉपी और कलम लेकर। तो हम लोग आज का टॉपिक रेट लॉ क्या पढ़ेंगे, रेट लॉ, ठीक है। रेट लॉ देखो क्या होता है। देखो मैं बता रहा हूं, ये एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है रेट लॉ। पहली बात, अगर मेरे पास कोई बैलेंस्ड केमिकल, कोई बैलेंस्ड क्या है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। अब देखिए ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन में मैंने लिखा ए बी, कैपिटल ए बी सी क्या है, रिएक्टेंट है। उसके आगे मैंने क्या होगा, ए बी सी क्या होगा, ए कॉमा बी कॉमा सी, स्मॉल ए बी सी आर एस्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। आया समझ में, क्या है ये एस्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। अब बैलेंस में इक्वेशन में ये जो आप स्मॉल एबीसी, इसको हम लोग बैलेंस करते हैं, रिएक्शन को न लगा के आगे डिजिट लगाते हो, जिसको हम लोग कहते हैं एस्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब इसको हम लोग रेट लॉ कैसे निकालेंगे इसका, तो इसमें देखेंगे रेट लॉ आता है, यह एक एक्सप्रेशन है, यह क्या है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच रिलेशनशिप बताता है। किसी केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच का हम लोग क्या निकालते हैं, रिलेशन फाइंड करते हैं। तो पहली बात देखेंगे, तो इसका वो देखेंगे इसका रेट क्या हो जाएगा। तो चलो रेट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। रिएक्टेंट क्या होगा, ए, ठीक है। रिएक्टेंट ए के पावर में क्या ले ले, एक्स, बी के पावर मैंने ले लिया वाई, और सी के पावर मैंने क्या ले लिया, जेड। अब देखिए एक्स वाई जेड क्या है। अब देखिए यहां पर लोग इसको हटाएंगे तो क्या होगा बताओ, रेट इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट के, आ रही समझ में, एक्स बी वाई और सी क्या हो जाएगा, जेड। अब यहाँ पे आपको समझ में आता होगा सर जी एक्स वाई जेड क्या है। आपने पावर रिएक्टेंट एबीसी के पावर से एक्स वाई जेड क्या लिया, तो एक्स वाई जेड आर कांस्टेंट नंबर्स, ये सब क्या है, हमारे कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। अब ये कांस्टेंट नंबर which may or may not same as stoichiometric कोएफिशिएंट। समझ में आ गया होगा। ये एक्स वाई जेड का जो वैल्यू है, ये कांस्टेंट पावर, जो पावर ये एक्स वाई जेड क्या है, ए का पावर, अब कंसंट्रेशन ए का कंसंट्रेशन का पावर एक्स, बी का जो कंसंट्रेशन है उसका पावर वाई, सी का जो कंसंट्रेशन है उसका पावर जेड। तो ये हमारा पावर एक कांस्टेंट नंबर है। ये कांस्टेंट नंबर ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के सेम हो भी सकता है, इसकी वैल्यू बराबर इसके इक्वल नहीं भी हो सकती है। तो मैंने मेंशन किया यहाँ पर एक्स वाई जेड आर कांस्टेंट नंबर व्हिच मे और मे नॉट सेम एज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन ए केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो एबीसी के एक्स वाई जेड की वैल्यू एबीसी के सेम बराबर हो भी सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है। अब देखिए हम लोग एक्स पर, सर आप बोलोगे सर एक्स वाई जेड सर आप कैसे निकाला,
ये लाया कहां से? तो सर जी एक्स वाई जेड हम लोग लाते नहीं है, एक्स वाई जेड एक्सपेरिमेंटली हम लोग पता करते हैं, प्रयोग के तौर पे, एक्सपेरिमेंट के तौर पर ए का जो कंसंट्रेशन है जिसका पावर एक्स है, बी का जो कंसंट्रेशन है या सी का जो कंसंट्रेशन है, एक्स वाई जेड जो पावर है, ये पावर एक्सपेरिमेंटली हम लोग फाइंड करते हैं, थ्योरेटिकली नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो पावर लिया, ये पावर कैसे निकालते हैं हम लोग? एक्सपेरिमेंटली। तो आप लोग कह सकते हैं रेट लॉ जो है, रेट लॉ एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो एक्सपेरिमेंटली डेटा पर डिपेंड है। तो रेट लॉ किस पर डिपेंड है? रेट लॉ कैसा एक्सप्रेशन है? रेट लॉ जो है एक्सपेरिमेंटली डेटा, ठीक है। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, ये तो आपने लिख लिया। अब यहां पे एक चीज लिखोगे कि एक्स वाई जेड हम कैसे फाइंड करते हैं, तो लिखो यहां पे फटाफट, आप मेरे साथ नोट करो, यहां तक नोट कर लिया तो लिखेंगे। चलिए आइए हमारे साथ लिखिए, x, y, z are identified एक्सपेरिमेंटल डेटा है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? एक्स वाई जेड जो है वो एक्सपेरिमेंटली हम लोग पता करते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, यानी कि ये आपका प्रायोगिक होता है, यानी प्रयोग के द्वारा निकाला गया है। जो ए का कंसंट्रेशन कितना होगा, जिसका पावर है लिया गया है, बी का जो कंसंट्रेशन का पावर वाई लिया गया है, और सी का जो कंसंट्रेशन है उसका पावर जेड है। तो ये एक्स वाई जेड हम लोग एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे। चलिए, तो अब ये जो लिख लिया, अब इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? रेट लॉ को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? लिखिएगा, it is an expression which can be determined experimentally. अब इसके आगे लिखेंगे, तो हम लोग कैसे निकालते हैं इसको? एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं रेट लॉ को। अब लिखेंगे नाउ it can be rate law can be explained as follow लिखेंगे, the rate of chemical reaction is directly proportional to the concentration of the reactant, क्या लिखा? concentration of the reactant with each term, जितने भी टर्म है रिएक्टेंट में, जितना भी टर्म था, एबीसी टर्म था, 3 था रिएक्टेंट, तो 3 रिएक्टेंट एबीसी, तो विथ ईच टर्म, तीनों टर्म जो है विथ ईच टर्म रेज टू सम पावर, उसमें पावर लगाया था मैंने, तो ईच टर्म रेज टू सम, with each term raised to, क्या लिखेंगे? some power which may or may not be same as
स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट in a balanced chemical equation या बैलेंस केमिकल रिएक्शन। आया समझ में? तो किसी भी केमिकल बैलेंस रिएक्शन, जो रिएक्शन बैलेंस्ड है, तो उसमें जो आपको कोएफिशिएंट होते हैं स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, उसके बराबर होगा भी पावर, वो पावर बराबर नहीं भी होगा। ठीक है, तो उसका मैं एक देता हूँ एग्जांपल यहाँ पे। चलो बात करेंगे, अगर मेरे पास सपोज मेरे पास यहाँ पे H2 प्लस I2, ठीक है, ये 2H है, ठीक है, बना प्रोडक्ट। अब केवल इसका रेट क्या होगा, तो इसका रेट लोग लिखेंगे, रेट डायरेक्ट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अब H रिएक्टेंट है, तो H2 का पावर, आप बताइए ये H2 का जो कंसंट्रेशन होगा उसका पावर क्या मान लिया, कुछ पावर आप मान लिया x मान लो, ठीक है। अब I2 जो हमारा रिएक्टेंट है, I2 का क्या होगा, y मान लिया, क्या मान लिया, y ले लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारे पावर है, रिएक्टेंट का जो पावर है x और y, जो मैंने पावर लिया, ये x y पावर कांस्टेंट नंबर है, और ये पावर स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है और इसकी वैल्यू बराबर नहीं भी होगी। आपको ध्यान दे, इसीलिए रेट इसका बताओ क्या होगा, ये रेट क्या हो जाएगा, हटाएंगे इस कांस्टेंट, यहां साइन हटाओगे, प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट के लाया H2 टू द पावर x, I2 क्या होगा टू द पावर y। ये जो हमारा रिलेशन है, ये इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये क्या है हमारा, रेट लॉ एक्सप्रेशन। आई समझ में? इसको हम लोग बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट लॉ इक्वेशन कहते हैं। आप नोट करो फटाफट। नोट कर लिया? चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो हम लोग जो पावर, जो रिएक्टेंट के जो पावर होते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट के पावर होते हैं, वो पावर हम लोग कैसे निकालते हैं, एक्सपेरिमेंटली। और वो पावर, वो रिएक्टेंट का पावर जो होता है, रिएक्टेंट यानी रिएक्टेंट के जो कंसंट्रेशन के पावर जो होते हैं, वो पावर स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट के सेम और नॉट सेम दोनों हो सकता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, अगर मेरे पास सपोज 2a प्लस b प्लस 3c, ठीक है, इस टाइप का रिएक्शन है, ठीक है, और यहाँ पे आप बना है प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या बना है, प्रोडक्ट बना है। तो पहली बात ये होती है ना, ये हमारा रिएक्टेंट है, तो इसका रेट क्या हो जाएगा, इसका रेट क्या हो जाएगा, रेट प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, a टू द पावर, अब यहाँ पे सर बोलो 2 है, तो मैंने यहाँ पर 2 लिखता हूँ, नहीं सर, नहीं, नोट मान लिया, यहाँ पर हमने p मान लिया, ठीक है, ये वैल्यू p, इसको माना q, और ये c का पावर मान लिया मैंने r, pqr। तो ये pqr मैंने कैसे निकाला, कहां से आया, तो ये आपको निकालते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, अब ये नहीं कि ये आगे में 2 है, यहाँ 3 है, तो सर ये बैलेंस फॉर्म में है रिएक्शन, तो डायरेक्ट ये आपको मत लिखना है। कहीं कहीं हो सकता है कि ये pqr जो पावर है, जो रिएक्टेंट का पावर जो है, ये कोएफिशिएंट के इक्वल आ भी है, हो भी सकता है इसके बराबर आ जाए, हाँ सेम, ठीक है, या इसका सेम नहीं भी हो। तो दोनों केस में आपको ध्यान देना है यहाँ पर। अब बताओ इसका रेट क्या हो जाएगा, के क्या हो जाएगा, a टू द पावर p, और b का जो कंसंट्रेशन है उसका पावर q, और c जो है उसका की पावर r है। तो c का जो हमारा है आपका पावर r लिया, b का q है और a का p है। तो pqr एक कांस्टेंट नंबर, ठीक है, a का b पावर, b का पावर, c का पावर। अब ये पावर, ये जो हमारे पावर हैं, ये पावर आपको जब हम ऐड करते हैं, इस पावर को ऐड करने पर किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकलता है। आप ध्यान देंगे
कि जो हमने ए का कंसंट्रेशन का पावर P, B का जो कंसंट्रेशन का पावर Q है, या C का जो आपका R दिया है पावर, ये पावर को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ये रेट लॉ है। अगर माने P प्लस Q प्लस R, तो तीनों रिएक्टेंट के जो पावर हैं इसको जोड़ने पर हम लोग क्या आता है, ऑर्डर। क्या आता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। तो ए के कंसंट्रेशन का पावर, बी के कंसंट्रेशन का पावर और सी के कंसंट्रेशन का पावर आर, पी क्यू आर कांस्टेंट नंबर, और तीनों को ऐड करने पर वैल्यू किसी भी रिएक्शन का क्या आता है, ऑर्डर। क्या आता है, ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। अगर तीनों को जोड़ने पर, पावर को जोड़ने पर सपोज जीरो आता है तो वो कहलाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर सारे रिएक्टेंट्स के पावर को जोड़ने पर 1 आता है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पावर को जोड़ने पर 2 आता है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो आप याद रखना, किसी भी रेट लॉ में ये क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेट लॉ, यही ना होगा, इसको हम लोग बोलेंगे रेट लॉ। तो किसी भी रेट लॉ में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर को जोड़ने पर रिएक्शन का ऑर्डर आता है। ये PQR आया कहां से, तो PQR हम लोग एक्सपेरिमेंटली डेटा से निकालता है। कैसे निकालते हैं, एक्सपेरिमेंटली डेटा, नॉट थ्योरेटिकली याद रखना PQR। और इस PQR का जो पावर है, इसका वैल्यू स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होगा भी, बराबर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा था आज का टॉपिक, रेट लॉ। क्या था हमारा, रेट लॉ था। नोट कर लिया, नोट कर लिया यहां तक, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख ले यहाँ पर कैसे निकालते हैं आपका एफ, कैसे लोग फाइंड करते हैं। अच्छे, यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट है, कि आप ध्यान देना, यहाँ पर नोट करेंगे, रेट कांस्टेंट does not depend upon concentration of the reactant, depend upon concentration of the reactant। तो एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जो हमारा रेट कांस्टेंट K क्या है, रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर जो जितने भी रिएक्टेंट जो आपस में भाग ले रहे हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो सारे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर रेट कांस्टेंट डिपेंड नहीं करेगा। तो याद रखना, रेट कांस्टेंट डजंट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अच्छा, ये किस पर डिपेंड करता है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट जो होता है वो डिपेंड करता है किस पर, तो टेम्परेचर। किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। ठीक है, वहां से हम लोग रिलेशन निकालेंगे आगे। नेक्स्ट हम लोग लेक्चर पढ़ेंगे, नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे, तो वहां से हम लोग देखेंगे कि रेट कांस्टेंट कैसे डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। तो आपने यहाँ पे मैंने नोट करवा दिया, सारे पॉइंट्स को आप नोट रखोगे, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम आपसे मिलते हैं, जहां पे हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करके, रेट लॉ से फिर हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालेंगे और उसको डिफाइन करेंगे। फिर आगे हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपने घरों में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, बाय बाय।